मॉर्निंग भी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग भैया? गुड मॉर्निंग। दो तीन दिन जो है गुड मॉर्निंग 2-3 दिन डिस्टर्ब रहा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आज लिटरेरी टर्म जो जितना भी हुआ है खत्म करूँगा, और जो कुछ भी बचा रह गया है 10-15 उसको मैं लिख करके आप लोगों के पास भेज दूँगा। कल 10 मिनट में उसको समझा दिया जाएगा। फिर एक पोर्शन रह गया है केवल मूवमेंट का। मूवमेंट में ब्रिटिश मूवमेंट और अमेरिकन मूवमेंट की ही केवल चर्चा, ऑस्ट्रेलियन मूवमेंट की कोई चर्चा नहीं करूँगा। कैनेडियन लिटरेचर में क्या क्या मूवमेंट, क्या क्या बदल हुई है, उस लिटरेरी मूवमेंट की भी चर्चा नहीं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। और यह है कि 5 तारीख के बाद, 5 जुलाई के बाद मैं कभी भी इलाहाबाद पहुँच जाऊँगा और आप लोग भी पहुँचिएगा। फिर इसके बाद वही 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी, और 20 फुल लेंथ देने का मतलब 20 बार जो है आप पेपर दे चुके होंगे। तो मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ मित्रों कि सब कुछ सही हो जाए। और इतनी बड़ी वैकेंसी पता नहीं निकट भविष्य में फिर आती है कि नहीं आती है, इसलिए आप पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहिए। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। आज लिटरेरी टर्म के 4th पार्ट की चर्चा होगी, ग्रब स्ट्रीट। वास्तव में ये टर्म 17वीं और 18वीं शताब्दी के उन हैक राइटर्स के लिए प्रयोग में लाया जाता था जो कि एक स्ट्रीट में रहा करते थे। हैक राइटर्स का मतलब होता है हायर्ड राइटर। बेटा ये रिफ्लेक्ट कर रही है आवाज, जरा देखो कैसे। हाँ, तो ऐसे राइटर्स जिनको हैक राइटर वो लोग होते हैं जो कोई भी व्यक्ति उनसे कुछ कीमत दे करके, पैसे दे करके, उनका पारिश्रमिक दे करके किसी भी मुद्दे पर लिखवा सकता था। ऐसे राइटर्स को हैक राइटर कहा जाता है। तो एक खास गली में रहते थे लंदन की, और उसी गली को जिसमें हैक राइटर्स रहा करते थे उसको ग्रब स्ट्रीट का नाम दिया गया, और नाउ इट इज नोन एज मिल्टन स्ट्रीट। लेकिन आज ये मिल्टन स्ट्रीट के नाम से जानी जाती है। अगला टर्म है डेकाडेंस। The literature of last decades of 19th century was known as decadent literature. 19वीं शताब्दी के आखिर में, आखिरी दशक में जिस तरह के साहित्य लिखे गए उसको डिकाडेंट लिटरेचर कहा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिकाडेंट लिटरेचर होता क्या है? डिकाडेंस कहते हैं डिटेरियरेशन को। डिटेरियरेशन का मतलब होता है गिरावट। जब साहित्यिक मूल्यों में, पारिवारिक सामाजिक मूल्यों में गिरावट दर्ज की जाए तो उसको डिकाडेंस कहा जाता है। आखिर ये डिकाडेंस हुआ क्यों? कि विक्टोरियन दौर में जो वैल्यू ऑफ आर्ट, लाइफ और मॉरलिटी अपने चरम पर था, नैतिकता की बातें, कलात्मक और पारिवारिक जीवन में जो शुचिता की बातें थी, साहित्य में उसका विशेष स्थान दिया जाता था। तो डिकाडेंट लिटरेचर में अ स्पिरिट ऑफ डिसेंशन परवेडेड इन लिटरेचर। डिसेंशन कहते हैं असंतोष को। एक असंतोष की भावना 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में प्रत्येक जनमानस में व्याप्त हो चुकी थी, और उसी डिसेंशन की अभिव्यक्ति, उसी असंतोष के भावना की अभिव्यक्ति साहित्य में होने लगी। तो जो साहित्य उस दौर में लिखे गए उसको डिकाडेंट लिटरेचर कहा गया।
It neglected romantic spirit of restoration. रेस्टोरेशन दौर में जो साहित्य लिखे गए वो रोमानियत से भरे हुए थे, तो डिकाडेंट लिटरेचर में रोमानियत को कोई स्थान नहीं दिया गया। नैतिक मूल्यों में गिरावट दर्ज की गई। पारिवारिक बंधन, सामाजिक पवित्रता, आचरण की शुचिता, पवित्रता की गिरावट दर्ज की गई साहित्य में ऐसे ही लिटरेचर को डिकाडेंट लिटरेचर कहा गया। इसके लीडर्स थे ऑब्रे बियर्डस्ले, जॉन डॉप्सन और जॉन ट्रेंच। ये तीन लीडर थे, ऑब्रे बियर्डस्ले, जॉन डॉप्सन और जॉन ट्रेंच। ये प्रश्न पूछा गया है कि नेट में। जॉन बियर्डस्ले, डॉप्सन, जॉन ट्रेंच were leaders of, तो ऑप्शन था क्या? डिकाडेंट लिटरेचर। अगला टर्म है बुर्जोइज ड्रामा। हाँ जी, भाई मेरे अवधेश जी एक चीज बताइए, आपको किस तरह की कोई भी पूछा जा सकता, नेट का क्या मतलब है? साहित्य से अलग है क्या वो? इंग्लिश लिटरेचर से क्या वो है? कभी कभी अजीब बच्चों वाला आप प्रश्न पूछते हो। डिकाडेंट लिटरेचर जो है डीएसएसबी में पूछा गया है, उत्तराखंड में भी पूछा गया है, केरला बोर्ड में भी पूछा गया है, और आप पेपर उठा करके देखना यूपी पीजीटी में भी पूछा गया है। अब शायद मैं ये गलती करता हूं कि ये बता दिया कि ये नेट में 2 बार प्रश्न पूछा गया है। अजीब बच्चों जैसी बातें। ये बेटा, ये आवाज काफी रिफ्लेक्ट कर रही है, मेरी आवाज रुक करके मुझे तक पहुंच रही है। आपको नेट में भी, हायर में भी पूछे जाते हैं, पीजीटी और पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। मैं तो कोशिश करता हूं जितने भी स्टैंडर्ड लिटरेरी टर्म हैं जो कहीं से छूटे ना। बाकी तो पूरी की पूरी एमएच अब्राहम की किताब ही है लिटरेरी टर्म्स के ऊपर, उसमें से सेलेक्ट करना पड़ता है। खैर, अब बुर्जुइज ड्रामा, जिसको हम हिंदी में बुर्जुआ भी कहते हैं। बुर्जुआ का मतलब होता है, रशियन शब्द है जिसका मतलब होता है मिडिल क्लास। तो बुर्जुइज ड्रामा को ड्रामा ऑफ मिडिल क्लास भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ ड्रामा वॉज ओरिजिनेटेड इन रशिया। रूस में इस तरह के ड्रामा की उत्पत्ति हुई थी, और कब? टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में। इन इट द डोमेस्टिक प्रॉब्लम ऑफ मिडिल क्लास वाज रेज्ड। बुर्जुआ ड्रामा में या बुर्जुइज ड्रामा में मध्य वर्ग की जो पारिवारिक समस्याएं थी, जो सामाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, ऐसी समस्याओं के ऊपर जो नाटक लिखा गया उसी को बुर्जुआ ड्रामा। बुर्जुआ ड्रामा को हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इट इज द फोररनर ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा। ये आधुनिक यथार्थवादी नाटक का अग्रगामी है बुर्जुआ ड्रामा। व्लादिमीर नाबोकोव, मैक्सिम गोर्की, और एक नाम और भी आता है लेओ टॉल्स्टॉय, लेकिन खासतौर से व्लादिमीर नाबोकोव, मैक्सिम गोर्की वर चीफ एक्सपोनेंट ऑफ बुर्जुइज ड्रामा। बुर्जुआ ड्रामा के शीर्ष व्यक्तित्व थे व्लादिमीर नाबोकोव और मैक्सिम गोर्की। अगर आप लोग नोट कर लिए हों तो फिर जो है आगे अगला टर्म है आपका बायरनिक हीरो। मिटा दो इसे।
A concept of hero propagated by Byron Lord Byron was known as Byronic hero. Contrary to Aristotelian concept of love. फिर आपको पता ही होगा कि अरस्तु ने जो किसी महाकाव्य के या किसी नाटक के नायक की विशेषताओं की बात की थी कि नोबिलिटी बाय बर्थ, हीरो कैसा होना चाहिए, नोबिलिटी बाय बर्थ, नोबिलिटी बाय थॉट, नोबिलिटी बाय एक्शन, जन्म से जो कर्म से और विचारों से जो श्रेष्ठ हो वो नायक होना चाहिए, अरस्तु ने कहा। दूसरी चीज वो उसके अंदर कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट दो तरह के उसने गिनाए कि एक तो एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट होता है और दूसरा इंटरनल कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। साथ में उसके अंदर एक हेमेरिटिक कैरेक्टर भी होना चाहिए जिसको फ्लाइंग कैरेक्टर भी कहते हैं। तो ये जो कंसेप्ट दिया था अरस्तु ने हीरो के संबंध में, उसके ठीक विपरीत बायरन ने हीरो के बारे में एक नई अवधारणा पेश की थी और उसी को क्या कहा गया, बायरनिक हीरो। अब बायरनिक हीरो के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली चीज है कि नोमैडिक, वो घुमंतु नेचर का होता है। दूसरी चीज सिनिक, कुछ सन की प्रवृत्ति का होता है। साथ में है डिसिडेंट, हमेशा असंतुष्ट रहता है। अनकम्प्रोमाइजिंग adapts to the situation he lives in. Adapts to the situation he lives in. और जिस भी परिस्थिति में वो रहता है उसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। और अगली चीज है somewhat, sensible, to pain and pleasure, which he expressed only बायरन ने हीरो के संबंध में एक नई अवधारणा पेश की थी। पहली बात तो नोमैडिक, कुछ घुमंतु या यावर प्रवृत्ति का होता है। सिनिक, कुछ सनकी किस्म का होता है। डिसिडेंट, हमेशा असंतोष का भाव व्यक्त करता है। लेकिन एक खास बात यह है कि अडॉप्ट्स हिमसेल्फ टू द सिचुएशन ही लिव्स इन। जिस भी परिस्थिति में वो रहता है उसी परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। समवॉट सेंसिबल टू पेन एंड प्लेजर,
जो सुख और दुख के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है, और these two sensation he expresses fully। अगर वो दुख में है तो दुख की पूरी तरह से अभिव्यक्ति करता है, सुख में है तो पूरी तरह से रिलेटेड हो जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बायरोनिक हीरो के। आगे मिटाएं इसको। नेक्स्ट टर्म है डियर क्लोसेट ड्रामा। मिटा रहे हैं इसे। क्लोसेट ड्रामा। Contrary to traditional drama, contrary to traditional drama, but contains all qualities of a regular play। लेकिन एक रेगुलर प्ले के जो भी चीजें होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं रेगुलर प्ले में या पारंपरिक ड्रामा में, वो सारी की सारी बातें जो है क्लोसेट ड्रामा में होती हैं। फिर अंतर क्या है? It is designed to be read rather than acted। क्लोसेट ड्रामा वास्तव में वो ड्रामा होता है जिसका मंचन नहीं होता है, बल्कि ये केवल और केवल पढ़ने के लिए होता है। इट हैज एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेगुलर प्ले। सारी चीजें इसमें दृश्य होते हैं, कर्टेन होते हैं, लेकिन क्लोसेट ड्रामा को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि सारी चीजें वास्तविक ड्रामा की तरह से दृष्टि फलक पर जो है आंखों के सामने ऐसा लगता है कि सारी चीजें वही हो रही, घटित हो रही हैं जो कि एक मंच के ऊपर दिखाई जानी चाहिए, लेकिन इसका मंचन नहीं किया जाता है, केवल और केवल क्या पढ़ने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका फार्स, FARCE, फार्स। A type of comedy played for a type of comedy designed or written to produce boisterous laughter एक ऐसी कॉमेडी जिसका केवल और केवल उद्देश्य बॉयस्ट्रस लाफ्टर या बेतुका और तेज डरे, जिसको बॉयस्ट्रस लाफ्टर कहते हैं कि तेज ठट्ठा मार करके जो हंसना होता है उसको बॉयस्ट्रस लाफिंग कहते हैं। द लाफ्टर मे बी रिलेटेड टू
The laughter may be related to situation character or dialogue. फार्स एक ऐसी कॉमेडी होती है जिसका उद्देश्य केवल और केवल एक तीव्र हास्य पैदा करना है, और वह हास्य किसी नाटकीय परिस्थिति से संबंधित हो सकता है, या किसी पात्र से संबंधित हो सकता है, या फिर बातचीत डायलॉग के माध्यम से भी बॉयस्ट्रस लाफ्टर पैदा किया जा सकता है। तो इस तरह के प्ले को फार्स कहा गया। बिता दें। नेक्स्ट टर्म बेटा लोकल कलर। It is a minute regional details it is minute or microscopic details of a rural areas. किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का बिल्कुल सूक्ष्मतम और माइक्रोस्कोपिक डिटेल, जिसमें बारीक से बारीक चीजों का भी जिक्र किया जाए, या किसी रूरल एरिया और ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन या किसी क्षेत्र विशेष का बारीकी से साहित्य में चित्रण करना, उसको लोकल कलर कहा जाता है। लोकल कलर का मतलब ये मत लगाइएगा कि कोई स्थानीय रंग। अब अगला टर्म है वर्स प्ले। वर्स प्ले वर्स प्ले is a type of play overloaded with verse. नाटक की एक ऐसी विधा जिसमें छंदों की, काव्य की या संगीत की भरमार हो, उसको जो है वर्स प्ले कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल लें तो सेलिस सेंसी, और कोई बता सकते हैं? सेलिस सेंसी and Milton's Samson Agonistes are type of
वर्स प्ले। नोट कर लिया ऑडियो, तो फिर आगे बढ़ा जाए। बिता रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैंटो। मेजर डिवीजन ऑफ ए लॉन्ग एंड नैरेटिव पोएम किसी भी लंबी और प्रबंधात्मक कविता को अगर अलग अलग भागों में बांटा जाए तो उसी को कैंटो कहा जाता है। जैसे अगर पैराडाइज लास्ट की बात की जाए तो पैराडाइज लास्ट एक नैरेटिव पोएट्री है, लंबी और प्रबंधात्मक कविता है। मिल्टन ने सबसे पहले इसको 10 खंडों में कैंटो आप चाहें तो हिंदी में कांड भी कह सकते हैं या खंड भी कह सकते हैं। तो जब किसी भी लंबी और कथनात्मक वर्णनात्मक कविता को अलग अलग प्रमुख हिस्सों में बांटा जाए तो उसी को कैंटो कहा जाता है। अगला टर्म है ब्लैंक वर्स। मिटाइए इसको भैया, बोलिए। ब्लैंक वर्स ब्लैंक वर्स इटालियन वर्ड वर्सिसियोलिटी। ये सी नहीं है, एस है। वास्तव में जो इसको ब्लैंक वर्स कहते हैं, ब्लैंक वर्स अतुकांत कविता कहते हैं। ये इटालियन शब्द वर्सिसियोलिटी है और वर्ष कहते हैं, वर्षी का मतलब वर्ष, और सियोलिटी कहते हैं ब्लैंक को, यानी ब्लैंक कहते हैं रहित को, बिना को, और वर्ष कहते हैं छंद, यानी जिसमें तुकांत शब्दों का प्रयोग ना हो, वही इटालियन भाषा में वर्सिसियोलिटी है और इंग्लिश में उसी को ब्लैंक वर्स भी कहते हैं। ब्लैंक वर्स इन्वेंटेड बाय इटालियन पोएट दांते। सबसे पहले इसका प्रयोग इटली के एक कवि दांते ने किया था।
in his Divina Commedia, डिवाइना कमेडिया को डिवाइन कॉमेडी भी कहते हैं। अपनी महाकाव्य डिवाइन कॉमेडी में सबसे पहले दार्टेन ने वर्सेस सीओटी यानी कि ब्लैंक वर्स का जो है प्रयोग किया था। अब ये ब्लैंक वर्स होता क्या है कि एवरी लाइन कंटेन्स फाइव iambic pentameter हर लाइन में 5 मीटर लगते हैं और उनका स्ट्रक्चर होता है क्या, आयम्बिक शब्द जो है वो आयम्बस से, आयम्बस का मतलब होता है कि ब्रीफ फॉलोड बाय इक्टस। ये ब्रीफ का मतलब क्या है, लघु स्वर। हिंदी में आप चाहें तो क्या कहते हैं इसको, लघु स्वर। और इक्टस जो है जिसको स्लैश की तरह से कहते हैं उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी जब लघु स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो आयम्बिक कहलाता है। तो ब्लैंक वर्स की हर लाइन में 5 मीटर लगते हैं और हर मीटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, लघु स्वर के बाद जो है दीर्घ स्वर आते रहते हैं। इन फ्रेंच लिटरेचर, अच्छा हाँ, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आयम्बिक पेंटामीटर के हर लाइन में 5 मीटर तो होते हैं, बट विदाउट एंड वर्ड्स ऑफ 2 लाइन। End words of 2 lines are not rhymed. दो पंक्तियों के आखिरी शब्द जो है वो राइम्ड नहीं होते हैं। जैसे पहली लाइन का अंत जो है लाइन पर हो रहा है और दूसरी का जो है डाइन पर हो रहा है या फिर माइन पर हो रहा है, तो लाइन और माइन में वास्तव में एक रिदिम है, यानी कि दोनों लाइनें राइम्ड हैं, तुकांत हैं। तो ब्लैंक वर्स में क्या होता है, हर लाइन में 5 मीटर तो लगते हैं जिनका स्ट्रक्चर होता है क्या, लघु स्वर के बाद दीर्घ स्वर आता है। लेकिन कविता की जो अंतिम 2 लाइनों के आखिरी वर्ड होते हैं वह राइम्ड नहीं होते हैं। इन फ्रेंच लिटरेचर it is known as verse liber। फ्रांसीसी भाषा की जो कविताएं हैं उसमें ब्लैंक वर्स को क्या कहा जाता है, वर्स लिबर, जिसको हम मुक्त छंद भी कह सकते हैं। हिंदी में क्या, मुक्त छंद। याद रखिएगा कि ब्लैंक वर्स या तुकांत कविता है, लेकिन वर्स लिबर, हाँ जी, वो तो आपने क्या लिखा कि एवरी लाइन कंटेन्स आयम्बिक पेंटामीटर बट विदाउट एंड वर्ड्स ऑफ 2 लाइन आर नॉट राइम्ड। ठीक है। अब पहले सुनो, पहले पूरी बात सुन लो आप। और उसी ब्लैंक वर्स को फ्रांसीसी भाषा में क्या कहा जाता है, वर्स लिबर होता है। वर्स लिबर में क्या होता है कि ईच
in verse Liber, each line does not contain fixed meters. वर्ष लीबर में क्या होता है कि कविता की प्रत्येक पंक्ति में किसी निश्चित मीटर की संख्या निश्चित नहीं होती है। अब मान लीजिए कि पहली लाइन में 3 मीटर लग जा रहे हैं और दूसरी लाइन में जो है वो 5 मीटर लग जा रहे हों, तो हर लाइन में फिक्स मीटर तो नहीं होते हैं। डज नॉट कंटेन फिक्स मीटर बट एंड वर्ड्स of 2 lines are rhymed. अब बात समझ में आ गई कि नहीं भैया? कोई दिक्कत? एंड वर्ड जो है ये राइम्ड होते हैं, लेकिन फिक्स मीटर हर लाइन में नहीं होते हैं। वर्ष लीबर में मान लीजिए कि एक पंक्ति में एक लाइन में 3 मीटर लगे हैं और दूसरी लाइन में 5 मीटर लगे हुए हैं या 4 मीटर लगे हुए हैं, लेकिन दोनों के जो है वो एंड वर्ड राइम्ड होंगे। मान लीजिए 3 मीटर है और 3 मीटर के बाद आखिरी लाइन है शाइन है, और 5 मीटर दूसरी लाइन में लगे हुए हैं, इसमें जो है डाइन है, तो एंड वर्ड क्या हो गए? राइम्ड हो गए। लेकिन नहीं डियर, वर्ड है। हेलो, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। कोई दूसरी? हेलो, हाँ, किसमें? टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड में जो है वर्ष लीबर का प्रयोग किया गया है। ब्लैंक वर्ष नहीं है, वर्ष लीबर है। ठीक है, आप वेस्टलैंड की एक लाइन में देखें तो कहीं पर जो है 2 मीटर लगे हुए हैं, ठीक है, और कहीं पर जो है 3 मीटर लगे हुए हैं। राइट, चलिए कौन सा? नहीं, फ्री वर्स को ही। अरे यार, लिबर कहते हैं लिबरेटेड को। लिबरेटेड का जो है मुक्त, ठीक है। लिबर शब्द किसकी क्या है? लिबरेटेड है, लिबरेशन से बना हुआ है। लिबरेशन कहते हैं मुक्त। वर्स लिबर को ही फ्री वर्स कहा जाता है। क्या? फ्री वर्स। अब समझ में आ गई बात भैया? मिटाएं? चलिए बेटा देखो, हाँ, नेक्स्ट है एफोरिज्म। मिटाएं भैया? अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक चीज और भी जान लें आप। देखिए आप, इन इंग्लिश लिटरेचर नोट में लिख लीजिएगा इसको। इन इंग्लिश लिटरेचर या इन इंग्लिश पोएट्री कहा जाए, इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई
It was first used by Earl of Surrey. उसका नाम था हेनरी होवर्ड। Henry Howard, when he translated वर्जिल्स, जो कि रोम का महाकवि था वर्जिल्स एनीद, book second and book fourth। पहली बार अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी काव्य में इसका प्रयोग जो है अर्ल ऑफ सरे ने किया, यानी हेनरी होवर्ड ने, जब उसने वर्जिल के महाकाव्य एनीद का अंग्रेजी में तर्जुमा, अंग्रेजी में अनुवाद पेश किया। और वो भी क्या, एनीद के पुस्तक संख्या 2 और पुस्तक संख्या 4 का जब इंग्लिश वर्जन पेश किया तो पहली बार ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया गया। मार्लो मेड इट या ब्रॉट इट टू जेनिथ। और इसको बुलंदी पर पहुंचाने का काम किया गया, ब्रॉट टू जेनिथ बाय मार्लो। which according to Ben Jonson was called Mighty Lion. Mighty Lions of Marlowe. ओके लिए तो आज इतना ही। मैं जो 10-20 और बचे हुए हैं उसको लिख करके आपके पास जो है पोस्ट कर दे रहा हूँ। कल 5 मिनट में उसको समझा दूंगा और फिर इसके बाद हम लोग मूवमेंट उठा लेंगे। जैसे मूवमेंट 2-3 दिन चलेगा, इसके बाद जो है गालिवर दिन।